इरिका अपने पुश्तैनी घर जोधपुर की नीली दीवारों के बीच मानसिक शांति की तलाश में लौटती है। रेगिस्तान की धीमी रफ्तार और परिवार के साथ बिताए ये पल उसे जीवन के एक नए नजरिए से रूबरू कराते हैं। क्या इरिका अपनी तार्किक दुनिया को छोड़कर इस सुकून को अपना पाएगी? आइए इस शांत यात्रा में खो जाते हैं। ताले में भारी लोहे की चाबी करा उठी, एक ऐसी आवाज़ जो आंगन की उस निस्तब्धता के लिए कुछ ज्यादा ही तेज थी। इरिका ने हवेली की देहली पार की। जोधपुर की चकाचौंध भरी धूप से छाम भरे भीतर की ओर यह बदलाव उसे किसी शारीरिक बोझ की तरह महसूस हुआ। यहाँ तापमान में अचानक आई इस गिरावट के बावजूद उसके फोन की वह काल्पनिक घंटी अब भी गूंज रही थी उसके मन में। अब उसने पॉलिश किए हुए पत्थर के फर्श पर अपना सूटकेस घसीटा, जिसके पहियों की तीखी धातु जैसी चीख ऊंची छतों तक गूंज उठी। वह आवाज़ नीले रंग की दीवारों से टकराकर वापस आई, मानो उसे याद दिला रही हो कि वह यहाँ कितनी बेमेल है। इरिका गलियारे के बीचों बीच रुक गई, उसकी सांसें छोटी और उथली थीं। उसने अपने सामान को देखा, एक सुव्यवस्थित हार्शेल केस जिसे कुशलता और लेकिन हवेली की यह खामोशी कोई शून्य नहीं थी, यह एक उपस्थिति थी। यह उसे पीछे धकेल रही थी। हर बार जब वह किसी कपड़े की ओर हाथ बढ़ाती या बैग खिसकाती, हवा जैसे घनी हो जाती, उसकी गति को धीमा कर देती। यहाँ तक कि जिस कुशलता की वह अभिलाषी थी, वह एक उन्मादी नृत्य जैसा लगने लगा। वह खुद को गलियारे की लंबाई में टहलते हुए पाया, उसकी एड़ियों की खटखट एकते वह अचानक रुक गई। गलियारे की हवा बहुत पतली और छत बहुत ऊंची महसूस होने लगी, और हजारों जरूरी नोटिफिकेशंस का वह साया उसकी हड्डियों के गूदे में कंपन करने लगा। बिना सोचे इरिका मुड़ी और अपनी हथेलियों को नीले रंग की पत्थर की दीवार पर सपाट टिका दिया। वह ठंडक तुरंत महसूस हुई। यह एयर कंडीशनर की बनावटी ठंड नहीं थी, बल्कि एक गहरी खनिज जैसी ठंड थी जो धरती की हड्डियों से फूट रही थी। पत्थर थोड़ा आसमान था, और चूने की पुताई ने उसे एक मैट खड़िया जैसा एहसास दिया था, जिसने उसकी त्वचा को जकड़ लिया। इरिका ने एक लंबी कांपती हुई सांस छोड़ी और अपना माथा उस सतह से टिका दिया, उसकी तपती त्वचा और उस पर वह काफी देर तक वहीं रही। धीरे धीरे वह सन्नाटा जो पहले बोझिल लग रहा था, अब एक सुरक्षात्मक आवरण जैसा महसूस होने लगा। बंद पलकों के अंधेरे में प्रयोगशाला की छवि धुंधली पड़ने लगी, और उसकी जगह पुरानी धूल और सूखे हुए रात खहिनुक्तालनह वाले फूलों की महक ने ले ली। जैसे ही वह थोड़ा हिली, उसकी नज़र ऊपर की ओर गई, आंखों के स्तर से ठीक ऊपर। इरिका करीब आई और उसकी उंगलियों ने उस कागज को धीरे से छुआ। रेखाएं कोमल थीं, थोड़ी अनिश्चित, और उनमें उन तकनीकी बारीकियों का अभाव था जो इरिका के अपने चित्रों में होती थी। वहां न तो कोई पैमाना था, न ही सटीक सुलेख में लिखे लैटिन नाम, और न ही बीजों के खोल के अनुप्रस्थ काट। यह चित्र दस्तावेजीकरण के लिए नहीं, बल्कि केवल देखने के आनंद के लिए बनाया गया था। अगला 1 घंटा उसने बस उस पत्थर के सहारे बिताया। उसकी पीठ नीली दीवार से टिकी थी, और वह फर्श पर रोशनी के बदलते मिजाज को देख रही थी। हवेली ने उससे किसी पाठ्यक्रम की मांग नहीं की, उसने उसकी प्रगति की किसी समीक्षा रिपोर्ट की मांग नहीं की। वह बस वहां मौजूद थी, एक भारी शीतल शरणस्थली जिसे उसकी उपस्थिति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। वह बेचैनी जिसने उसे महात एक शांत और नई जिज्ञासा से प्रेरित होकर इरिका टहलने लगी। वह संकरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी गैलरी में पहुंची, जहां हवा कुछ हल्की थी और देवदार की खुशबू और गहरी हो गई थी। गैलरी नक्काशीदार लकड़ी और मेहराबदार झरोखों का एक लंबा छायादार गलियारा था, जहां से शहर की नीली छतें दिखाई देती थीं। गलियारे के आखिरी छोर पर एक आले में एक भारी लकड़ी का संदूक रखा। वह संदूक के पास घुटनों के बल बैठ गई। लकड़ी उसके घुटनों के नीचे ठंडी महसूस हो रही थी। एक छोटे से पीतल के ताले ने ढक्कन को बंद कर रखा था, जिसकी धातु अब फीकी पड़कर भूरी हो चुकी थी। इरिका ने ताले के छेद की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उस चाबी को ढूंढ रही थीं जो उसे लगा कि आसपास ही होगी। उसने आसपास की अलमारियों और धूल भरी मेजों की तलाशी ली। इरिका अपने पैरों के बल पीछे की ओर बैठ गई और उस बंद संदूक को निहारने लगी, जिस झुंझलाहट की उसे उम्मीद थी, या उन रहस्यों को खोलकर उन्हें सहेजने की जो जल्दबाजी उसे महसूस होनी चाहिए थी, वह नहीं आई। इसके बजाय उसके भीतर एक अजीब सी गहरी प्रतीक्षा का भाव जाग उठा। वह खोई हुई चाबी कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे किसी औजार या मिस्त्री की मदद से सुलझाया जा सके। इरिका के हाथ में आवर्धक लेंस भारी महसूस हो रहा था, एक ऐसा जाना पहचाना वजन जो आमतौर पर प्रयोगशाला की स्पष्टता का वादा करता था, लेकिन यहाँ आंगन में इसने उसकी दुनिया को धूल भरी धूसर छाल के कुछ वर्ग इंचों तक सीमित कर दिया था। वह चलते हुए अचानक टेकोमा स्टैंस के एक झुंड के सामने रुक गई।
उसके जूतों की कड़कड़ाहट बजरी पर गूंज रही थी कलियां। अब वह पौधे की इस खामोशी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एरिका के लिए सुप्तावस्था केवल एक स्थिति नहीं थी, यह एक समस्या थी जिसे सुलझाना था, एक रासायनिक समीकरण जिसमें उत्प्रेरक की कमी थी। वह आंगन के किनारे अपने सामान के पास वापस गई, जहां मापक सिलिंडरों की एक कतार और पोषक तत्वों के केंद्रित घोल से तैयार किया गया एक विशेष हाइड्रेशन फॉर्मूला रखा था। वह मिट्टी में एरिका अपनी एड़ियों के बल पीछे बैठ गई और इंतजार करने लगी। उसे किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, तने में हल्की सी सूजन, पत्तियों के रंग में बदलाव या पोषक तत्वों के अचानक प्रवाह के प्रति कोई मापने योग्य प्रतिक्रिया। लेकिन वह झाड़ी अपने चारों ओर की नीली दीवारों की तरह ही स्थिर रही। गर्मी अब गहरी होने लगी थी, जो उसके कंधों पर किसी भारी कंबल की तरह दबाव डाल रही थी। वह यह कोई प्रयोगशाला नहीं है, एरिका यह आदेश नहीं मानता। उसने ऊपर देखा तो ओमकार सिंह को दूर वाली दीवार से टिके हुए पाया। उनका शरीर लगभग उस नीले रंग में घुलमिल गया था, उनके हाथ जेबों में गहरे धंसे थे और उनकी मुद्रा में एक सहज ठहराव था। उनकी आवाज़ एक गहरी खुरदरी गूंज की तरह थी, जैसे धीमी धारा के नीचे नदी के पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। वे उसकी ओर नहीं बढ़े, न ही उन्होंने उसे कुछ सुधारने की। यह ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मामला है, एरिका ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ सुरीली तो थी, पर लहजा संक्षिप्त था, ठीक वैसा ही जैसे किसी लेक्चर हॉल में प्रोफेसर बात करते हैं। मिट्टी बहुत अधिक हाइड्रोफोबिक है। अगर मैं बस इसकी सतह के तनाव को तोड़ सकूं और पोषक तत्वों को सीधे जड़ों तक पहुंचा पाऊं, तो फूल खिलना शुरू हो जाना चाहिए। ये बुनियादी फिजियोलॉजी है। ओमकार के गले से एक ऐसी आवाज़ निकली जो पूरी तरह हंसी नहीं थी, बस एक धीमी नाक से निकली सांस। उसने अपना वजन थोड़ा बदला, जिससे उसका कंधा दीवार के खुरदरे पत्थर से रगड़ गया। पौधा बारिश को पहचानता है, उसने कहा। वह किसी फॉर्मूले का इंतजार नहीं कर रहा, वह इंतजार कर रहा है कि आसमान बरसे। तुम फूल को यह सिखाने की कोशिश कर रही हो कि फूल कैसे बना। एरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उसने अगले 4 घंटे जुनूनी अवलोकन में बिताए। उसने आंगन के बीचों बीच अपना ईजल लगाया और एक ही कली के 12 रेखाचित्र बनाए। उसने रोशनी के बदलते मिजाज पर नज़र रखी। दोपहर की उस तीखी सीधी सफ़ेद रोशनी से लेकर देर दोपहर की उस लंबी शहद जैसी सुनहरी चमक तक वह किसी ऐसे संकेत की तलाश में थी। पत्ती में एक सूक्ष्म जैसे जैसे सूरज ढला और टाइल्स पर लंबी गहरे नीले रंग की परछायां छा गईं, गर्मी एक शारीरिक बोझ की तरह महसूस होने लगी। एरिका बरामदे की गहरी छांव में जा सिमटी। उसका माथा पसीने से नम था और उंगलियां ग्रेफाइट से रंगी हुई। वह एक नीची लकड़ी की कुर्सी पर ढसी गई। उसकी सांसें धीमी और भारी हो चली थीं। उसके पास ही ज्वालामुखी चट्टान के एक सपाट टुकड़े पर एरिका ने उस जीव को देखा और पहली बार उसे अपने मैग्नीफाइंग ग्लास की निरर्थकता महसूस हुई। उसने पूरा दिन बगीचे को एक ऐसी पहेली की तरह बिताया था जिसे सुलझाना था, तालों की एक श्रृंखला जिसे खोलना था। उसने हवेली को ऐसे देखा था जैसे वह स्लाइड के नीचे रखा कोई नमूना हो, यह भूलकर कि वह केवल एक पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि इस वातावरण का एक हिस्सा थी। उसकी वह धीरे से उठी, उसके जोड़ अकड़ गए थे और वह वापस उस झाड़ी की ओर चली। हवा ठंडी हो चुकी थी, जिसमें दूर हो रही बारिश की हल्की धातु जैसी तीखी गंध और नम पत्थरों की सौंधी महक घुली थी। उसने पोषक तत्वों के सिलिंडरों और अपनी स्केचबुक को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बजाय एक ऐसी टहनी की ओर बढ़ी जो पूरी तरह मृत लग रही थी। वह एक भंगुर स्लेटी रंग की शाखा थी। एरिका ने आवर्धक लेंस की ओर हाथ नहीं बढ़ाया। उसने अपना नग्न हाथ आगे किया, जिसकी उंगलियां दिनभर की थकान से हल्की सी कांप रही थी। जैसे ही उसकी त्वचा ने कली की खुरदरी सतह को छुआ, उसे मृत लकड़ी की ठंडक महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसे एक हल्की लयबद्ध थरथराहट महसूस हुई, एक ऐसी गूंज जो इतनी सूक्ष्म थी कि लगता मानो यह केवल उसकी कल्पना हो, जैसे किसी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपना सिर थोड़ा झुकाकर ऊपरी गैलरी की नक्काशीदार जाली से छनकर आती हवा की सरसराहट सुनने लगी। तने की वह थरथराहट घर की लय के साथ तालमेल बिठाती सी प्रतीत हुई, जैसे ये इस पुश्तैनी मकान की धीमी सांसें हों। उसने अपना हाथ वहीं टिका रहने दिया। वह न तो उस कंपन की आवृत्ति मापना चाहती थी और न ही उस एहसास को किसी श्रेणी में बांटना। तुमने अब विरोध करना छोड़ दिया है, एक धीमी आवाज़ गूंजी। एरिका ने मुड़कर देखा तो लोपा जोधपुरिया मेहराब के पास खड़ी थी। उनकी मौजूदगी उतनी ही हल्की और महीन थी जितनी कि उनकी पहनी हुई सूती साड़ी। उनके हाथ में चाय का एक छोटा मिट्टी का प्याला था, जिसकी भाप उनके चेहरे के चारों ओर नाजुक रिबन की तरह लिपटी हुई थी। लोपा मुस्कुराई नहीं, उन्होंने बस एक शांत पहचान के भाव से एरिका को देखा।
उनकी आंखों में शाम के गए। मुझे लगा कि मैं इसे तेज कर सकती हूँ, एरिका ने स्वीकार किया। उसकी आवाज़ धीमी थी और शब्दों की वह सटीक स्पष्टता अब एक थकी हुई ईमानदारी में बदल चुकी थी। लोपा करीब आईं, उनके साथ सूखे रातरानी के फूलों और पुराने कागजों की महक भी चली आई। उन्होंने उस मुरझाई हुई कली को देखा और फिर एरिका को। उनके चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था, फिर भी उनमें एक गर्माहट थी। उन्होंने वनस्पति विज्ञान पर कोई व्याख्यान नहीं दिया और न ही धैर्य का कोई पाठ पढ़ाया। इसके बजाय वे थोड़ा आगे झुकीं और उनकी आवाज़ एक लोरी की तरह हो गई। इस रेगिस्तान में सबसे खूबसूरत चीज़ें वही हैं जो जल्दबाजी में खिलने से इनकार कर देती हैं। ओमकार आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। उसकी अग्रभुजाएं आंगन के पश्चिमी छोर के पास रेतीली दोमट मिट्टी में डूबी थीं। उसने किसी खुरपे या कांटे का इस्तेमाल नहीं किया, वह अपनी उंगलियों से खुदाई कर रहा था, एक ऐसी धीमी और लयबद्ध सटीकता के साथ जो बागवानी कम और मालिश ज्यादा लग रही थी। वह मिट्टी को छोटे सधे हुए चापों में हटा रहा था, जैसे वह किसी प्राचीन रेश। इस हिस्से में नाइट्रोजन का स्तर कम लग रहा है, एरिका ने कहा। उसकी आवाज़ दोपहर की भारी खामोशी को चीरती हुई निकली। अगर हम धीरे धीरे घुलने वाले जैविक उर्वरक का उपयोग करें तो हम शायद पीएच स्तर को स्थिर कर सकते हैं और मानसून आने से पहले जड़ों को गहराई तक जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। मेरे किट में कुछ नमूने हैं जो खनिज की कमी का सटीक नक्शा बन। ओमकार नहीं हिला, उसने पलक तक नहीं झपकाई, वह वैसे ही उकड़ू बैठा रहा। उसके हाथ अब भी मिट्टी की गहराई में थे और उसकी नज़र एक फीकी धागे जैसी जड़ पर टिकी थी। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह विचार करने वाला सन्नाटा नहीं था, वह एक दीवार की तरह था। एरिका इंतजार करती रही। उसकी उंगलियां उस जेब की ओर फड़फड़ाईं जहां उसने अपनी नोटबुक रखी थी। उसे महसूस इस स्थिरता के बीच एरिका ने गणना करना बंद कर दिया। उसने अपना सिर झुकाया और सुनने की कोशिश की। ऊपरी गैलरी की नक्काशीदार जालीदार खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी, एक खोखली सुरीली आवाज़ जो पत्थर की बनावट को प्रतिबिंबित कर रही थी। हवेली की छत से एक दूर बैठे कौवे ने पुकारा, एक तीखी अकेली आवाज़ जो नीली पुती दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। उसने गौर किया, मिट्टी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आखिरकार ओमकार ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी और खुरदरी थी, जैसे किसी सूखी नदी के तल में कंकड़ों के खिसकने की आवाज़ हो। उसने ऊपर नहीं देखा। यह कोई बहीखाता नहीं है जिसे संतुलित किया जाना हो, एरिका। यह कोई भूखा मून नहीं है जिसे संतुष्ट करने के लिए किसी गोली की ज़रूरत हो। एरिका ने त्योरियां चढ़ाईं। उसकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति जाग उठी, लेकिन रसायन विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। अगर मिट्टी में फास्फोरस की कमी है तो पौधा ऊर्जा का संश्लेषण नहीं कर सकता। यह कोई दर्शन नहीं है, यह एक जैविक तथ्य है। ओमकार ने धीरे से अपने हाथ मिट्टी से बाहर निकाले। वह अपने पैरों के बल पीछे की ओर बैठ गया। उसकी हथेलियां गाढ़े स्लेटी भूरे लेप से सनी हुई थीं। फिर उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक धुंधलका था, पर नजरें स्थिर थीं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं है, वह बस एक संकेत का इंतजार कर रही है। रेगिस्तान किसी बोतल से खुराक नहीं चाहता, वह तो आसमान की पुकार। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पास आने का इशारा किया। एरिका हिचकिचाई, फिर आगे बढ़ी। उसके सैंडल के तलवों से पत्थरों की तपिश महसूस हो रही थी। अपनी आंखें बंद करो, उसने धीमे स्वर में कहा। उसने बात मान ली। अचानक छाए अंधेरे ने गीले पत्थरों और पुरानी रात खहनुकतालनहे वाली खुशबुओं को और गहरा कर दिया। ओमकार ने उसका हाथ थामा और उसकी हथेली को मिट्टी पर सपाट टिका दिया। उसने उसका हाथ सिर्फ सतह पर नहीं रखा, बल्कि उसकी उंगलियों को मिट्टी के कणों में थोड़ा धंसा दिया, ताकि वह धरती की बनावट को महसूस कर सके। पीएच के बारे में मत सोचो, वह फुसफुसाया। खनिजों के बारे में मत सोचो, बस महसूस करो कि मिट्टी कहाँ लिपटी है, महसूस करो कि वह कहाँ पीछे हट रही है। नमी मीटर पर कोई प्रतिशत नहीं है, यह एक खिंचाव है। मिट्टी तुम्हारी त्वचा को जिस तरह थामे रखती है, उसी से वह अपनी प्यास बताती है। एरिका ने अपना हाथ और जोर से दबाया। उसने महसूस किया कि मिट्टी के कण उसकी त्वचा को खुरच रहे हैं। निचली परत की वह अप्रत्याशित ठंडक और वह नमी जो एक हल्की चिपचिपी चुंबकीय शक्ति जैसी लग रही थी। उसकी पाठ्यपुस्तकों में मिट्टी महज एक माध्यम थी, एक आधार जिसमें पौधा जीवित रहता था। उसे सरंध्रता, वायु संचार और धनायन विनिमय क्षमता जैसे शब्दों में समझाया गया था। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी हथेली पर लगी कीचड़ की लकीरों को देखने लगी। उसके गले में एक अजीब सी सिहरन हुई। उसे अचानक एहसास हुआ
कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को एक लेंस के जरिए देखने में बिता दी। उसे कभी वास्तव में छुआ ही नहीं। एक वैज्ञानिक और एक माली के बीच की दूरी पूरी तरह तो नहीं मिटी, पर वह कम जरूर हो गई, एक ऐसे पुल की तरह जिसे पा वे 1 घंटे तक मिट्टी में साथ बैठे रहे। उन्होंने कोई बात नहीं की और पहली बार एरिका को लगा कि हवा के सन्नाटे को किसी परिकल्पना से भरने की जरूरत नहीं है। वे बस उस साझा खामोशी में मौजूद थे, दो इंसान जो अपनी पुश्तैनी जमीन के एक ही टुकड़े से जुड़े हुए थे। ओमकार हल्का सा नीली दीवार से टिक कर बैठ गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जबकि एरिका देख रही थी। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और पत्थरों पर बैंगनी रंग की लंबी परछाइयां उभर आईं, ओमकार ने अपना संतुलन बदला और बगीचे के उस दूर कोने की ओर इशारा किया जहां पुराने और बौने झाड़ियां एक झुंड में सिमटे हुए थे। वह हिस्सा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ हवा के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह चीख रहा है, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? वहाँ की प्यास अलग है। यह बाकी बगीचे जैसा धैर्यपूर्ण इंतजार नहीं है, यह एक घबराहट है। एरिका ने उसकी नज़रों का पीछा किया। उसकी आंखों को वे झाड़ियां उस इलाके की आम झाड़ियों जैसी ही लगी, धूसरहरी और सख्त। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। वह बीच में खड़े एक पुराने कांटदार पेड़ के पास घुटनों के बल बैठ गई, जिसने संभवतः उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को देखा था। उसने तने के जड़ें वैसी स्वस्थ और हल्के भूरे रंग की नहीं थीं जैसी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय वे एक अजीब और अप्राकृतिक रंगत से भरी थीं। गहरे नीले बैंगनी रंग की नसें जो छाल के चारों ओर जमी हुई बिजली की तरह लिपटी हुई थीं। यह कोई ऐसी सड़न नहीं थी जिसे उसने किसी किताब में पढ़ा हो, और न ही यह कोई आम फफूंद थी। यह एक दाग जैसा लग रहा था, मानो धरती ने खुद अपना खून पीतल का वह लैंप 2 इंच बाईं ओर खिसका और फिर 2 इंच वापस अपनी जगह पर आया। उसकी सतह महोगनी की मेज से रगड़ खाकर एक तीखी धातु जैसी चीख छोड़ रही थी। मीरा सूती कपड़ों के एक धुंधले घेरे और घबराहट में लिपटी हुई थी। उसके हाथ डाइनिंग टेबल पर किसी कैद पक्षियों की तरह फड़फड़ा रहे थे। उसने भारी लिनन के मेजपोश को इतनी जोर से सीधा किया मानो वह एरिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी उंगलियों पर अब भी आंगन की जड़ों से लगा हल्का बैंगनी रंग निशान की तरह बचा हुआ था। वह तुरंत कुछ नहीं बोली, वह बस मीरा की हरकतों की लय को देख रही थी, जिस तरह उसके कंधे कानों तक खींचे हुए थे और जिस तरह वह बार बार अपने दुपट्टे के किनारे को पकड़कर उसे अपनी छाती पर कस लेती थी। यह घबराहट का एक ऐसा नृत्य था, सुधार और संतुलन बिगड़ा हुआ है, मीरा बुदबुदाई। हालांकि वह एरिका की ओर नहीं देख रही थी। उसकी आवाज़ में एक हड़बड़ाहट थी, जैसे विचारों का कोई ऐसा सैलाब जो सांस लेने के लिए भी नहीं रुक रहा हो। लैंप मेज के केंद्र से बराबर दूरी पर होने चाहिए, वरना पूरा कमरा झुका हुआ सा लगता है। और नैपकिन्स, मुझे लगता है उनकी तह बहुत ढीली है। अगर वे झुक गए तो मेज़ थकी हुई सी लगेगी। पुनर्मिलन के लिए हम एक थकी हुई मेज़ नहीं रख सकते। यह इस घर की यादों का अपमान होगा, है ना? वाक्य का अंत उसी चिरपरिचित धीमी गुनगुनाहट के साथ हुआ, एक ऐसी ध्वनि चादर जिसे मीरा अपनी बिखरती हुई नसों के चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रही थी ताकि वे पूरी तरह टूट न जा। मीरा ने गेंदे के फूलों के क्रिस्टल फूलदान की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि पानी में लहरें उठने लगी। 3 मिनट में 5वीं बार उसने फूलदान को ठीक किया। उसकी सांसें छोटी और उतली थीं। एरिका ने गौर किया कि मीरा की उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे, त्वचा हड्डियों पर खींची हुई थी। लैब में एरिका ने थीसिस डिफेंस से पहले छात्रों में इस संतुलन की समस्या सुलझाने के लिए कोई सूची थमाने या मापने वाले टेप का सुझाव देने के बजाय एरिका कमरे के भीतर दाखिल हुई। वह मेज़ की ओर नहीं बढ़ी, इसके बजाय वह दरवाजे के चौखट से सटकर खड़ी हो गई और बस सांस लेने लगी। उसने इसे कोई व्यायाम नहीं बनाया, उसने बस अपने फेफड़ों को पूरी तरह फैलने दिया। एक पल के लिए सांस रोकी और फिर उसे एक धीमी कुछ मिनटों तक वहां बस दूर कहीं मोर की गूंजती पुकार और लकड़ी पर पीतल के रगड़ने की हड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे कमरे की तरंगें बदलने लगी। मीरा का हाथ हवा में ही ठहर गया, एक नैपकिन के ठीक ऊपर। ऐसा लगा जैसे उसने एरिका की सांसों की लय को पकड़ लिया हो। मीरा की अपनी छाती एक बार फिर दूसरी बार उठी और फिर धीरे धीरे शांत होने लगी। मुझसे यह सही नहीं हो रहा, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने ऊपर नहीं देखा, उसकी नज़रें मेज़ पर ही टिकी रहीं और उसकी आवाज़ से वह जल्दबाजी गायब हो चुकी थी। मैं दियों को कहीं भी रखूं, ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है या कुछ गलत है। मुझे बस यही लगता रहता है कि अगर मेज़ सजी हुई एकदम सही नहीं हुई तो बाकी की शाम बस
बिखर जाएगी। इरिका करीब आई। ठंडे पत्थर के फर्श पर उसके कदमों की आहट तक नहीं हुई। उसने न तो दियों को छुआ और न ही उनकी समरूपता को ठीक किया। वह बस अपनी चचेरी बहन के पास खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी एक शांत सहारे की तरह थी। मीरा, इस घर ने एक सदी तक अधूरी धूरी सजी मेज़ें देखी हैं, परिवार को जोड़कर रखने वाले ये दिए नहीं होते। मीरा धीरे से इरिका के कंधे से टिक गई। एक छोटी सी नाजुक सी हरकत उसके शरीर का तनाव पूरी तरह गया नहीं, पर वह नरम पड़ गया, जैसे लौ के पास मोम पिघलता है। समस्या यही तो है। मीरा की आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं वह हूँ जो यह सुनिश्चित करती है कि दिए सीधे रखे हों। मैं वह हूँ जिसे याद रहता है कि किसे चाय में ज़्यादा चीनी चाहिए और किसे रात की रानी। इरिका ने अपना सिर झुकाया और उसके बाद छाए सन्नाटे को सुनने लगी। उसने बगीचे के उस पुराने पेड़ की बैंगनी नसों के बारे में सोचा, जिसकी मजबूत बाहरी छाल के नीचे एक छिपी हुई बीमारी थी। उसे मीरा के इस अदृश्य बोझ के साथ एक अचानक अपनापन महसूस हुआ। मीरा, इस मिलन की खूबसूरती पीतल की सजावट में नहीं है, ये तो लोगों के बीच की उस रगड़ में है, पुरानी कहानियों पर। इरिका की आवाज़ एक धीमी, सुरीली लय की तरह थी, जो कुछ पल पहले कमरे में भरी उस उथल-पुथल के विपरीत एक कोमल संगीत जैसा प्रभाव डाल रही थी। उसने देखा कि मीरा ने आखिरकार अपना दुपट्टा ढीला छोड़ दिया और उसके हाथ शांत हो गए। मीरा के होठों पर एक छोटी सी झिझकती हुई मुस्कान आई, सुकून की एक ऐसी झलक जिसने उसकी थकी हुई आंखों को रोशन कर दिया। एक पल के लिए मीरा ने एक गहरी आह भरी, जैसे उसने हार मान ली हो। इतिका, तुम्हारी यह खूबी हमेशा से रही है कि तुम दुनिया को छोटा कर देती हो। ऐसा लगता है मानो कोई पहाड़ नहीं चढ़ना, बल्कि किसी बगीचे में टहलना हो। अभी सन्नाटा गहरा ही रहा था कि रसोई की दिशा से धातु के टकराने की एक तीखी आवाज़ गूंजी और उसके तुरंत बाद ग्रेनाइट काउंटर पर किसी भारी पतीले के पटकने की साफ आवाज़ आई। उस शोर ने खामोशी को किसी ब्लेड की तरह चीर दिया। दोनों महिलाएं चौंक गईं और उस अचानक हुए शोर ने कमरे में तनाव को फिर से जीवित कर दिया। बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, एक आवाज़ गूंजी, धीमी और स्थिर। फिर भी उसमें एक ऐसा अधिकार था जो दीवारों में कंपन पैदा कर रहा था। ये वह आवाज़ थी जिसे सुनाई जाने के लिए चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी। वह बस अपने आप में पूरे माहौल पर छा जाती थी। उत्तर के कोने से ओखली और मूसल किसने हटाया? और खुदा के लिए मुझे ये बताओ कि मेरी रसोई में बाजार की अगरबत्ती। मीरा ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गईं। जो शांति उसे मिली थी वह पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक जानी पहचानी घबराहट ने ले ली। उसने अनजाने में ही अपने दुपट्टे को ठीक किया। उसकी उंगलियां हड़बड़ाहट में तेजी से चली। दीप्ति आंटी, वह फुसफुसाई, जैसे वह नाम कोई चेतावनी हो। इतिका को एक अजीब सी उत्सुकता महसूस हुई। उसने दीप्ति शेखावत की शक्ति के बारे में सुना था, एक ऐसी महिला जो किसी रेसिपी को पवित्र ग्रंथ और रसोई को किसी मंदिर की तरह मानती थी। सबसे बड़ी आंटी का आगमन केवल पुनर्मिलन की शुरुआत नहीं था, यह एक अलग तरह के अनुशासन का आगमन था। एक ऐसा अनुशासन जिसे दियों की समरूपता से कोई सरोकार नहीं था, बल्कि वह परंपराओं की उस। जैसे जैसे दीप्ति के कदमों की लेबद्ध आवाज़ डाइनिंग हॉल की ओर बढ़ी, नपितुले धीमे और अड़िग कदम। इतिका ने वापस मेज़ की ओर देखा। दिए अब भी थोड़े टेढ़े थे, नैपकिन्स अब भी ढीले लटके थे और हवा में अब भी बारिश की आशंका का भारीपन था। यह एक सुंदर, अधूरा और अस्तव्यस्त नज़ारा था। और जैसे ही दीप्ति आंटी की परछाई चौखट पर पड़ी, इतिका को एहसास हुआ कि घर वापस। कदमों की आहट से पहले इरिका तक वह खुशबू पहुंची, गीली मिट्टी और कुचली हुई लौंग की एक गाढ़ी तीखी महक, जिसमें धातु जैसी कोई पैनी गंध घुली थी, जैसे गीली जीभ पर कोई सिक्का रखा हो। वह महक केवल हवा में तैर नहीं रही थी, बल्कि उसने पूरे गलियारे को अपने घेरे में ले लिया था, मानो आंटी दीप्ति के आने से पैदा हुए तनाव को किनारे धकेल दिया हो। लोपा, जोधपुर। इरिका आगे बढ़ी। उसकी शैक्षणिक जिज्ञासा जाग उठी। उसे वह पौधा कम और आकार की मोफोलॉजी की एक पहेली ज्यादा लगा। वह आगे झुकी। उसकी नाक पत्तों से कुछ ही इंच की दूरी पर थी और वह पत्तों की व्यवस्था को समझने के लिए अपना सिर तिरछा कर रही थी। क्या यह तारांकन प्लेक्ट्रैंथस तारांकन की कोई प्रजाति है, या शायद पुदीने के किसी संकर हाइब्रिड का स्थानीय उत्परिवर्तन? इरिका की आवाज़ सटीक थी, शब्द स्पष्ट और नपेतुले। पत्तियों की बनावट नमी बनाए रखने की उच्च क्षमता की ओर इशारा करती है और इसकी खुशबू में सिन्योल का गुण है, हालांकि इसकी मूल गंध कहीं अधिक जैविक है, लगभग फफूंद जैसी। आपने इसे कहाँ से लिया? मैंने क्षेत्रीय रिकॉर्ड्स में इस विशिष्ट फेनोटाइप को नहीं देखा है। लोपा सीढ़ियों के नीचे आकर रुक गईं।
उनके पतले फ्रेम वाले चश्मे के पीछे आंखें चमक रही थी। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने गमले को थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे पौधे को हवा के हवाले कर रही हो। तुम आरी के दांतों को गिन रही हो इरिका, लेकिन तुम यह पूछना भूल गई कि लकड़ी काटी क्यों जा रही है, लोपा ने कहा। उनकी आवाज़ हल्की और महीन थी। इरिका ने पलकें झपकाईं, उसकी भौहें तन गईं। यह अस्पष्टता कमरे में किसी भौतिक बाधा की तरह महसूस हो रही थी। मैं समझी नहीं, क्या आप सर्केडियन रिदम की बात कर रही हैं? कुछ पौधे केवल चंद्रमा के विशेष चरणों या तापमान गिरने पर ही अपने रंध्र खोलते हैं या खिलते हैं। अगर आप मुझे इसकी प्रजाति बता सकें तो मैं इसके कारणों का पता लगा सकती हूँ। उसने अपना वजन एक पैर से दूसरे पर स्थानांतरित किया। उसकी उंगलियां नोटबुक ढूंढने के लिए मचल रही थीं। एक ठोस नाम या लेबल की जरूरत उसके लिए एक भूख की तरह थी, एक ऐसा तरीका। लोपा ने एक धीमी सुरीली गुनगुनाहट भरी और चलने लगी। वह रसोई की ओर नहीं गईं जहां दीप्ति का अधिकार अब भी सुलग रहा था, बल्कि हवेली के एक छायादार कोने की ओर मुड़ गईं। गलियारा एक छोटे से आले आल्कव में खुलता था, जहां दीवारों का नीला रंग लंबी और सुंदर पट्टियों में उखड़ चुका था, जिससे नीचे का हल्का चूना पत्थर दिखने लगा था। यहाँ की हवा ठंडी थी, जिसमें अपनी आंखें बंद करो, लोपा ने कोमलता से आदेश दिया। अब मुझे इस खुशबू के बारे में बताओ, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी को दरवाजे के बाहर ही छोड़कर आना। कोई लैटिन नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई विश्लेषण नहीं। मुझे बताओ कि यह खुशबू तारांकन क्या तारांकन है, न कि यह किन चीज़ों से मिलकर बनी है। इरिका हिचकिचाई, उसका मन तुरंत श्रेणियों में बांटने लगा। तारांकन, टर्पीन्स, एस्टर्स, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तारांकन, उसे अपने भीतर एक बेचैनी महसूस हुई, जैसे हवा का विश्लेषण करने की कोई पुरानी खुजली जाग उठी हो। उसने आंखें तो बंद कर लीं, लेकिन उसके भीतर का संवाद अब भी तथ्यों की एक बहीखाते जैसा था। उसने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए उसे अपनी ही जिद। वह उस सन्नाटे में खड़ी रही जहां हवेली की आवाज़ें छनकर आ रही थीं। ग्रेनाइट काउंटर पर दीप्ति के कपड़े के रगड़ने की दूर से आती लेबद्ध आवाज़ और छज्जे पर एक गोरैया की हल्की चहचहाहट। इरिका ने उस खुशबू को एक बार फिर अपने ऊपर छाने दिया। उसने उसे चीरफाड़ कर समझने की कोशिश छोड़ दी और इसके बजाय खुद को उसकी लहरों के हवाले कर दिया। अचानक वह इसकी खुशबू तपते पत्थर पर गिरने वाली बारिश की याद जैसी है, इरिका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ से वह अकादमिक तेजी गायब हो चुकी थी। अब वह धीमी और अधिक मासूम लग रही थी। उसे अपने सीने में एक अजीब सी ढील महसूस हुई, जैसे कोई ऐसी गांठ जो उसे पता भी नहीं था कि उसने बांधी है, अचानक खुल गई हो। लोपा की मुस्कुराहट गहरी हो गई, हालांकि वह स्थिर खड़ी रही। बस उसने धीरे से कहा, इरिका, तुम आखिरकार इस घर के साथ तालमेल बिठाकर सांस लेना शुरू कर रही हो। उससे लड़ने के बजाय तुमने हवा की गति मापने में इतना समय बिता दिया कि तुम अपनी त्वचा पर बहती ठंडी बयार को महसूस करना ही भूल गईं। इरिका ने आंखें खोली और उन बैंगनी तनों को देखा। वह पौधा अब वर्गीकृत किए जाने वाले किसी नमूने जैसा नहीं लग रहा था। वह इस तरह जीवित लग रहा था कि उसकी तीव्रता लगभग किसी शिकारी जैसी महसूस हो रही थी। उसे अचानक उन जड़ों की चोटों का एहसास हुआ जो उसने पहले बगीचे में ओमकार के साथ देखी थी। दुनिया डेटा के बिंदुओं की एक श्रृंखला से बदलकर एक जीवित रिबूटी। लोपा ने अपनी आवाज़ को एक रहस्यमयी फुसफुसाहट में बदलते हुए कहा, हमारे परिवार के सर्दियों के काढ़े का गुप्त हृदय है। यही वह गहराई देती है जो एक साधारण भोजन और एक यादगार स्वाद के बीच का अंतर तय करती है। लेकिन सावधान रहना इरिका, ये पौधा बहुत नखरेबाज है। यह वह चाबी है जो ताले में तभी घूमती है जब रसोई ने पहले अपना मन खा। इरिका ने एक बार पौधे को देखा और फिर लोपा को। वह चेतावनी उसे किसी पाककला की सलाह कम और अपने ही जीवन से जुड़ी किसी पहेली जैसी ज्यादा लगी। उसे अपने बीते वर्षों के उन सेंट्रीफ्यूज और निष्प्राण प्रयोगशालाओं का ख्याल आया और वह याद आया कि कैसे उसने रेगिस्तानी वनस्पतियों को अपनी मर्जी के समय के अनुसार खिलाने की कोशिश की थी। उसने सोचा कि क्या वह हर अनुभव को मापने। अब लोपा उसे वापस मुख्य हॉल की ओर ले जाने के लिए मुड़ी तो इरिका एक पल के लिए वहीं ठहरी रही और उन बैंगनी पत्तियों पर एक आखिरी नज़र डाली। तभी एक तेज झोंका उस आले में आया और पास ही जल रहा एक छोटा सा तेल का दीपक पॉप की आवाज़ के साथ बुझ गया। उस टिमटिमाते धुंधलके में इरिका की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे वह अब तक नहीं देख पाई थी, मिट्टी के गमले। दीप्ति शेखावत ग्रेनाइट के काउंटर को लेबद्ध गोल घेरों में पहुंच रही थी। उनकी कलाई किसी घड़ी के पुर्जे की तरह सटीक गति से चल रही थी। उनके हाथ में पुराने सूती कपड़े का एक टुकड़ा था
जो बरसों के इस्तेमाल से मटमैला हो चुका था पर पूरी तरह साफ था। जिस दबाव से वे पहुँच रही थीं, उससे ऐसा लगता था मानो वे केवल धूल नहीं हटा रहीं, बल्कि उसकी यादों को ही। टिका काउंटर से कुछ फीट दूर रुक गई। उसकी उंगलियों में अब भी उस सर्पकुंजी का एहसास बाकी था जिसे वह मिट्टी में छोड़ आई थी। वह चाबी उसकी जेब में किसी गुनगुनाते हुए रहस्य की तरह महसूस हो रही थी, जो दीप्ति के इस सलीके से सजे साम्राज्य के बिल्कुल विपरीत थी। कुछ पल तक वह उस कपड़े के गोल घेरों को देखती रही, उस दोहराव के सम्मोहन में खोई हुई, और फिर उसने अपनी मैं केरसांगरी के बारे में सोच रही थी, इरिका ने धीमी और सुरीली आवाज में कहा। हालांकि उसके कदमों में एक झिझक भरी ऊर्जा थी। सूखी केर को भिगोने में बहुत समय लगता है। अगर हम एक नियंत्रित तापमान वाले स्नान का उपयोग करें, शायद सुवीर सूझवाद तरीका या बस एक सटीक गर्म भिगोना, तो हम उसकी बनावट से समझौता किए बिना टैनिन को बहुत तेजी से कम कर सकते हैं। कपड़ा रुक गया। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह कोई खाली जगह नहीं थी, बल्कि एक भारी भौतिक बोझ की तरह था जिसने इरिका की छाती को जकड़ लिया। दीप्ति कई सेकंड तक नहीं हिली। उनका हाथ ग्रेनाइट पर सपाट टिका रहा। जब उन्होंने आखिरकार ऊपर देखा तो उनकी नज़र स्थिर थी और उसमें कोई तिखापन नहीं था, फिर भी उसमें एक बंद दरवाजे जैसी दृढ़ता थी। केर को जल्दबाजी पसंद नहीं, इरिका। दीप्ति की गंभीर आवाज़ छोटे से कमरे में गूंज उठी। पानी में बिताया गया वह समय कोई देरी नहीं है, वह प्रक्रिया है। उसे तेज करने का अर्थ है सामग्री को यह बताना कि उसका स्वभाव एक असुविधा है। इस रसोई में हम भोजन को सुलझाई जाने वाली किसी समस्या की तरह नहीं देखते। इरिका ने बहस करने के लिए कोशिकीय परासरण, सेल्युलर ऑस्मोसिस और हाइड्रेशन की केमिस्ट्री के बारे में बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन दीप्ति की आंखों की चमक ने उसे खामोश कर दिया। वह क्रोध नहीं था, वह एक गहरा अटल विश्वास था। दीप्ति मुड़ी और एक गहरे अंधेरे कैबिनेट से पुश्ते पीतल के बर्तनों का एक सेट बाहर निकाला। वे विशाल थे, धातु फीकी और भारी थी, जिनमें इरिका मदद के लिए आगे बढ़ी। उसकी व्यवस्थित करने की स्वाभाविक आदत जाग उठी थी। उसने देखा कि एक मेज पर मसालों के जार बिखरे पड़े हैं, इलायची, लौंग, दालचीनी, और वह उन्हें उनके आकार के अनुसार एक सलीके और तर्कसंगत क्रम में सजाने लगी। वह एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा दृश्य नक्शा बनाना चाहती थी जिससे खाना बनाना और अधिक कुशल हो जाए। इससे पहले कि वह तीसरा जार रख पाती, दीप्ति का हाथ मजबूती से उसकी कलाई पर टिक गया। वह पकड़ दर्दनाक तो नहीं थी, पर अटल थी। दीप्ति ने उसे पीछे नहीं खींचा, उसने बस उसे वहीं थामे रखा, जिससे इरिका को मजबूरन उस जार की ओर देखना पड़ा। इस कांच को ऐसे पकड़े हो जैसे ये किसी प्रयोगशाला का कोई नमूना हो, दीप्ति ने स्थिर स्वर में कहा। तुम इसे अपने दिमाग से जकड़े हुए हो, इसे किसी श्रेणी में बांटने की कोशिश कर रही हो। मसालों को छूने का अर्थ है उन्हें सुनना। तुम इन्हें अपनी सुविधा के लिए व्यवस्थित नहीं करती, तुम इन्हें वहां रखती हो जहां हाथ स्वाभाविक रूप से पहुंचता है, जब दिल का पूरा ध्यान उस पर। दीप्ति ने धीरे से इरिका की उंगलियों को सही किया, उसकी पकड़ को एक सख्त और सटीक पकड़ से बदलकर एक ढीले और सहज स्पर्श में ढाल दिया। वह स्पर्श तकनीकी होते हुए भी पुरखों की याद दिलाता था, जैसे मुद्रा का सुधार दरअसल जीवन दर्शन का सुधार हो। इरिका पीछे हटी, उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गईं। तारांकन, हर एक इशारा एक जंग क्यों बन जाता है? तारांकन, इरिका ने सोचा। उसके भीतर झुंझलाहट की एक लहर उठी। तारांकन, मैं बस मददगार बनने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी सारी जानकारी का उपयोग कर रही हूँ ताकि ये काम बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन यहाँ बेहतर शब्द जैसे कोई अभिशाप है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को चलना सिखाया जा रहा हो, जैसे मेरी पूरी शिक्षा, मेरे सालों का अध्ययन और मेरी डिग्री। अगर आप परिणाम को माप नहीं रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सफल हो रहे हैं? तारांकन। उसने फिर से उन पीतल के बर्तनों को देखा जिनकी धुंधली सतह रसोई की मध्यम रोशनी को परावर्तित कर रही थी। उनके बीच का यह टकराव एक भौतिक धारा की तरह महसूस हो रहा था, एक सुलगता हुआ तनाव जो चूल्हे की तपिश जैसा ही था। इरिका को एहसास हुआ कि वह इस रेसिपी को एक ऐसे सूत्र की तरह देख रही थी जिसे और बेहतर बनाया जा सके, जबकि दीप्ति इसे एक प्रार्थना की तरह। इरिका के कंधे ढीले पड़ गए। दीप्ति की वह शक्ति जो उसे अब तक रूखापन लग रही थी, अचानक एक प्रखर और सुरक्षात्मक रखवाली जैसी दिखने लगी। यह रसोई कोई प्रयोगशाला नहीं थी, यह एक मंदिर था। ने इरिका के बैठने के अंदाज में आए बदलाव को महसूस किया। बर्तनों को निहारते हुए उसके सिर का वह हल्का सा झुकाव चाची के चेहरे पर
अब भी वही अधिकारपूर्ण भाव था, लेकिन उनकी नज़रों की तीव्रता कुछ कम हुई थी। उन्होंने पीतल का एक भारी करछुल उठाया, जिसका हत्था दशकों तक हाथों के स्पर्श से घिसकर चिकना हो गया था, और उसे इरिका की ओर बढ़ा दिया। उस वक्त तुम मेरी मदद कर सकती हो, दीप्ति ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम ठीक वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगी। तुम किसी सुधार का सुझाव नहीं दोगी, तुम समय का हिसाब नहीं लगाओगी, तुम आग को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगी, तुम बस वे हाथ बनोगी जो इस रेसिपी की इच्छा को पूरा करेंगे। इरिका ने पहले करछुल को देखा, फिर दीप्ति को। चुनौती साफ थी। इस रसोई में टिके रहने के लिए उसे अपनी बुद्धि को अपनी अंतरात्मा के हवाले करना होगा। उसे अपनी जेब में उस सर्पाकार की चाबी का ठंडा एहसास हुआ, जो उसे उन रहस्यों की याद दिला रही थी जो रसोई की दीवारों के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी पहेली वह थी जो पीतल के बर्तन में पक। मैं यह कर सकती हूँ, इरिका ने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि उसका दिमाग पहले ही तेजी से दौड़ने लगा था कि क्या पीतल की तापीय चालकता वास्तव में तेल में गर्मी के वितरण को प्रभावित करेगी। दीप्ति ने इरिका की आंखों में विश्लेषण की उस चमक को भांप लिया और अपनी आंखें सिकोड़ ली। सोचो मत, इरिका, बस चलाओ। जैसे ही इरिका ने करछुल को बर्तन में डाला, उसे सामग्री के प्रतिरोध और गाढ़ी चटनी के धीमे घुमाव का एहसास हुआ। लेकिन जैसे जैसे वह उसे चलाती गई, बर्तन से एक ऐसी खुशबू उठी जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। एक गहरी मिट्टी जैसी सौंधी महक, जिसमें तपते पत्थरों पर गिरने वाली बारिश और पुरानी पुस्तकालयों की गंध बसी थी। यह ऐसी खुशबू थी जो किसी पाक पुस्तिका का हिस्सा। पीतल का करछुल बर्तन में ही जम गया। उसकी धार पर तेल की एक सुनहरी बूंद अटकी रही, और गलियारे में गूंजता वह शोर धीरे धीरे शांत हो गया। इरिका टस से मस नहीं हुई। वह आवाज़ बहुत सटीक थी, पत्थर पर धातु के रगड़ने की एक तीखी चीख, और उसके बाद एक भारी चीज के घिसकर गिरने की धमक, जिसने सन्नाटे को किसी शारीरिक प्रहार की तरह झकझोर दिया था। दीप्ति का हाथ अब। यहीं रुको, दीप्ति ने कहा। उसकी आवाज़ का स्वर तो नहीं बढ़ा था, लेकिन उसमें एक नई धार आ गई थी, जैसे म्यान से कोई तलवार निकाली गई हो। वह चूल्हे से इस सटीकता के साथ पीछे हटी जो किसी सैन्य अनुशासन जैसा था, और उसकी नज़रें फर्श पर किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के निशान तलाश रही थीं। इरिका के भीतर अचानक पीछे जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसकी उंगलियां करछुल के हत्थे पर फड़फड़ाने लगी। वह जानना चाहती थी कि क्या गिरा है। उस आवाज़ को पहचानना चाहती थी। क्या वह कोई फूलदान था या फर्नीचर का कोई टुकड़ा? उसके मस्तिष्क का तार्किक हिस्सा, जो स्प्रेडशीट्स और वर्गीकरणों की दुनिया में रहता था, पहले ही उस शोर की दिशा और दूरी का हिसाब लगा रहा था। लेकिन दीप्ति का आदेश अटल था। इरिका स्थिर खड़ी रही। उसका दिल सीने में भारी होकर धीरे धीरे धड़क रहा था। इंतजार करते हुए उसकी नज़र रसोई के उस कोने पर गई जहां टेराकोटा के कटोरे रखे थे, जिनके किनारे टूटे हुए और धूल। जब दीप्ति 1 मिनट बाद लौटी तो उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। हालांकि उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी जकड़न थी। गलियारे में एक आवारा कुत्ते ने सजावटी स्क्रीन गिरा दी है, उसने घोषणा की। हालांकि उसने इरिका की ओर नहीं देखा, और लगता है कि इस शोर ने बाकी घर को भी जगा दिया है। मीरा हमारी मदद के लिए आ रही है, सांगरी का इंतजार नहीं हो सकता। कुछ ही देर बाद मीरा रसोई में दाखिल हुई। उसकी मौजूदगी किसी तूफान के बाद चलने वाली मंद हवा की तरह थी। वह अपनी आदत के अनुसार लयबद्ध तरीके से अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उनमें एक हल्की सी घबराहट अभी भी बाकी थी। मैंने ऊपरी गैलरी से शोर सुना, मीरा ने कहा। उसकी आवाज़ में एक थरथराहट थी, जो अंत में एक धीमी सवालिया गुनगुनाहट। मुझे लगा शायद आखिरकार कोई शेल्फ गिर गई। बस सांस ले रहा है, मीरा, दीप्ति ने जवाब दिया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने बीच वाली लकड़ी की मेज़ पर रखे एक बड़े सिरेमिक बेसिन की ओर इशारा किया, जो सूखे केर के फलों से लबालब भरा था। वे छोटे सिकुड़े हुए काली मिर्च के दानों जैसे दिख रहे थे, जिनका गहरा धूलिया गेरुआ रंग कमरे की रोशनी को सोख रहा था। बैठो, छंटाई करो। एक इरिका मीरा के पास जाकर बैठ गई। काम देखने में बड़ा सरल था। बड़े बर्तन से बेर निकालकर छोटे कटोरे में डालने थे, और जो बेर फटे हुए हों, रंग बदल चुके हों या जिनमें मिट्टी लगी हो, उन्हें अलग करना था। शुरुआत में इरिका ने इसे कुशलता की एक चुनौती की तरह लिया। उसने गौर किया कि बेर किस तरह गिर रहे थे और कैसे वे सिरेमिक के कटोरे से टकराकर एक तीखी। बहुत धीमा है, इरिका फुसफुसाई। दूसरों से ज्यादा खुद से उसकी कलाइयों में एक बेचैनी थी।
प्रक्रिया को बेहतर बनाने की एक अनजानी तड़प उसने अपने हाथों की रफ्तार बढ़ा दी, छंटाई को एक दौड़ में बदलने की कोशिश करने लगी। उसकी उंगलियां इतनी तेज चलीं कि धुंधली पड़ गईं और बेर तेजी से कटोरे में गिरने लगे। आवाज़ अब एक लयबद्ध क्लिक से बदलकर एक घबराहट भरी। लेकिन मीरा बिल्कुल इसके विपरीत कर रही थी। वह एक सचेत, लगभग किसी पूजा जैसी धीमी गति से काम कर रही थी। उसकी उंगलियां बर्तन में डूबती, मुट्ठी भर बेर उठाती और उन्हें रेत की तरह अपनी हथेली से फिसलने देती। हर बेर जब सिरेमिक के कटोरे से टकराता तो एक साफ और गूंजती हुई पिंग की आवाज़ आती। जैसे जैसे वह काम करती गई, मीरा के कंधों का तनाव कम होने लगा। अपने दीप्ति उनके ऊपर खड़ी थी, अपनी बाहें सिकोड़े हुए। वह कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी नज़र दोनों महिलाओं के बीच घूम रही थी। उसने इरिका की उस जल्दबाजी को हल्की नापसंदगी के साथ देखा, लेकिन जब उसकी नज़र मीरा पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए नरमी आई, एक ऐसी मुस्कान जो आते ही ओझल हो गई। दीप्ति के लिए यह छंटाई कोई ऐसा काम नहीं था जिसे बस पूरा करना हो। इरिका ने दीप्ति की निगरानी की तपिश महसूस की और धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम की। उसने अपनी उंगलियों को मीरा की गति के अनुरूप ढालने की कोशिश की। जैसे ही रफ्तार घटी, आवाज़ बदल गई। वह घबराहट भरी खड़खड़ाहट अब एक संगीत में बदल गई, एक स्थिर, सम्मोहक क्लिक क्लैक क्लिक क्लैक। यह एक द्विआधारी लय थी, जैसे इस घर की धड़कन हो। इरिका ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। जैसे ही बेर गर्म पानी में भीगने लगे, बर्तनों से एक ऐसी खुशबू उठी जिसने इरिका को किसी पुरानी याद की तीव्रता से झकझोर दिया। वह एक गहरी, कस्तूरी जैसी महक थी, बारिश में भीगे चूना पत्थरों और उसकी दादी की सूती साड़ी की उस पाउडर जैसी सौंधी खुशबू का संगम। यह ऐसी महक थी जिसका किसी प्रयोगशाला में कोई स्थान नहीं था। यह सुरक्षा की खुशबू थी, उन गोदियों की जो तक। उसने हाथ बढ़ाकर एक भीगते हुए बेर को छुआ, पानी सोखते हुए उसकी खुरदरी झुर्रीदार त्वचा उसकी उंगली के पोरों के नीचे नरम पड़ रही थी। वह एहसास विरोधाभासी था, एक ही समय में खुरदरा भी और नाजुक भी। जोधपुर लौटने के बाद पहली बार इरिका ने इस बात पर गौर नहीं किया कि किस परासरनी दबाव, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण पानी पौधे की कोशिका भित्तियों में प्रवेश कर। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गईं, दीप्ति ने धीरे से कहा। पिछले 10 मिनटों में यह पहली बार था जब उसकी मौसी बोली थी और उनके स्वर में वह चिरपरिचित अधिकार भाव गायब था। यह लगभग एक स्वागत जैसा था। मीरा ने सहमति में एक धीमी सी गुनगुनाहट भरी, जो संतोष से भरी एक छोटी सी ध्वनि थी। एक पल के लिए वह रसोई साझा लय का एक अभयारण्य बन गई, जहाँ तीनों महिलाएं फलियों की खटखटाहट और मिट्टी की महक के धागे से एक दूसरे से बंध गई थीं। इरिका के आने के बाद से उनके बीच जो तनाव रहा था वह जैसे उड़ गया था और उसकी जगह एक ध्यानमग्न स्थिरता ने ले ली थी। वह सांस एक ऐसी आवाज़ से टूट गई जिसने पिछली सारी हलचलों को धुंधला कर दिया। आंगन से एक हिंसक, विस्फोटक कड़कड़ाहट पूरे घर में गूंज उठी और उसके तुरंत बाद भारी टेराकोटा के हजारों टुकड़ों में बिखरने की स्पष्ट आवाज़ आई। ये किसी कुत्ते के टकराने या किसी पर्दे के खिसकने जैसी मामूली आवाज़ नहीं थी, यह किसी बड़ी और मजबूत संरचना के ढहने की आवाज़ थी। इरिका चौंक गई और बेरों का बर्तन हिल गया, जिससे ठंडा पानी छलककर उसकी गोद में गिर गया। उस पल की गर्माहट पल भर में ओझल हो गई। जैसे ही वे तीनों आंगन की ओर मुड़ी, बारिश से भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू को अचानक किसी तीखी और धातु जैसी गंध ने ढक लिया, एक ऐसी गंध जो बिजली की कड़कड़ाहट और पुराने लोहे जैसी थी और खुली खिड़की से भीतर आ रही थी। जब इरिका आंगन में आई तो उसके गले के पिछले हिस्से में अब भी वह तीखा स्वाद टिका हुआ था और हवा में मौजूद मसालों की भारी खुशबू बिजली की कड़कड़ाहट जैसी उस गंध से जूझ रही थी। आंगन के बीचों बीच पीतल के बर्तनों में खाना पक रहा था। किरसांगरी से सूखी बेरियों और भुने हुए जीरे की एक सौंधी मिट्टी जैसी महक उठ रही थी। यह खुशबू सुकून देने वाली होनी चाहिए थी। मीरा पहले से ही सक्रिय थी, उसके हाथ पिंजरे में फंसे पक्षियों की तरह फड़फड़ा रहे थे और वह बैठने की व्यवस्था को गौर से देख रही थी। लकड़ी के छोटे स्टूल बेतरतीब ढंग से एक अर्धवृत्त में बिखरे हुए थे, एक ढीले पत्थर पर खतरनाक तरीके से झुका हुआ था, तो दूसरा मेहराब की छाया में बहुत पीछे धकेल दिया गया था। वह उन्हें खिसकाने लगी, उसकी सांसें। इरिका उसे देख रही थी। उसने गौर किया कि कपड़े पर मीरा की उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ गए थे। वनस्पतिशास्त्री ने आगे बढ़कर धीरे से मीरा की कलाई थाम ली। वह स्पर्श हल्का था, लेकिन उस बेचैनी के चक्र को तोड़ने के लिए काफ़ी था। मीरा ठिठक गई, उसकी आंखें चौड़ी थीं और उनमें एक ऐसी छटपटाहट चमक रही थी जिसे वह नाम नहीं दे पा रही थी। इरिका ने उसे पीछे नहीं, इसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही रहने दो, इरिका ने मधुर और धीमी आवाज़ में कहा,
जो मीरा की उद्विग्न ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत थी। मीरा, यह घर सांस ले रहा है। बारिश को हम तक पहुंचने के लिए कुर्सियों के बिल्कुल सही होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों के टूटने और फिर जहां वे गिरे वहीं ठहर जाने में भी एक तरह की गरिमा होती है। मीरा ने आंगन के बीचों बीच बिखरे टेराकोटा के टुकड़ों को देखा और फिर इरिका की ओर। उसके गले से एक धीमी, संकुची सी आवाज़ निकली। वह रसोई वाली संतुष्टि भरी आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक सवाल था। उसने धीरे से कुशन पर अपनी पकड़ ढीली की और उसके कंधे थोड़े झुक गए। वह पूरी तरह मुस्कुराई तो नहीं, लेकिन उसकी वह व्याकुल ऊर्जा अब मंद पड़ गई थी और उसकी जगह अधूरी चीज़ों। उनके चारों ओर परिवार के बाकी सदस्य एक सामूहिक, सांस रोक देने वाली उत्सुकता के साथ सिमट आए थे। दीप्ति पीतल के बर्तनों के पास खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था, हालांकि वह बड़ी बारीकी से एक कटोरे के किनारों को धीमी और लयबद्ध गति से पोंछ रही थी। ओमकार नीली दीवार से टिक कर खड़ा था, हाथ जेबों में गहरे धंसे हुए और नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। इरिका ने अपना सिर झुकाकर सुनने की कोशिश की। आवाज़ों का यह अभाव उस धमाके से भी ज्यादा विचलित करने वाला था। घर की गौरैयां, जो आमतौर पर छज्जों पर शोर मचाती रहती थीं, गायब हो चुकी थीं। हवा, जो घंटों से आंगन के कोनों को सहला रही थी, पूरी तरह थम गई थी। यह ध्वनि का एक शून्य था, एक ऐसा संवेदी खालीपन जिसने इरिका के कानों में दौड़ते खून की आवाज़ को किसी। वे सब वहां एक छोटे से समूह की तरह खड़े थे, एक ढहते हुए आंगन से बंधे हुए क्षितिज को निहार रहे थे। आसमान का बैंगनी रंग गहरा हो रहा था, जिसमें अब कोयले और गहरे नीले रंग की धारियां उभर आई थीं, जो शहर के किलों की दूरस्थ रूपरेखाओं को निगल रही थीं। धीमी आंच पर पक रहे केरसांगरी की खुशबू हवा में तैर रही थी, जो उन्हें भौतिक दुनिया से जोड़े रखते। तभी वह हुआ। शुरुआत में वह कोई आवाज़ नहीं, बल्कि एक कंपन था। धरती की गहराइयों से एक धीमी, गूंजती हुई गड़गड़ाहट शुरू हुई, जो इरिका के पैरों के तलवों से होती हुई ऊपर आई, उसके टखनों से गुजरी और उसके सीने के खालीपन में जाकर ठहर गई। यह शोर से ज्यादा एक आवृत्ति थी, एक पाताल जैसी गुर्राहट जिसने हवेली की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। मीरा की सांसें अटक गईं। इरिका ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं, उस संवेदना को गहराई से महसूस करने के लिए। वह उस कंपन को अपने दांतों में गूंजते हुए महसूस कर सकती थी, एक ऐसी गूंज जो किसी दूर स्थित इंजन की धीमी आवृत्ति जैसी थी। यह वातावरण के अपने ही बोझ से ढहने की आवाज़ थी, उस मानसून का आगाज जो बहुत देर से आ रहा था। वह गड़गड़ाहट बढ़ती गई और एक गहरी गूंज। अभी उत्साह अपने चरम पर ही था कि अचानक रोशनी में एक तीव्र बदलाव आया। कोयले जैसे काले बादलों के बीच एक दरार पड़ी और सुनहरी धूप की एक ऐसी चमकदार किरण नीचे उतरी, जिसने आंगन को एक आक्रामक चमक से भर दिया। बैंगनी रंग पल भर में ओझल हो गया और उसकी जगह एक चुभती हुई पीली रोशनी ने ले ली, जिससे सबकी आंखें मिचमिचाने लगीं। गर्मी अचानक वापस लौट आई। नहीं, मीरा धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज़ एक कमज़ोर धागे की तरह कांप रही थी, जो उम्मीद अब तक जाग रही थी कि बारिश आएगी और इस तनाव और लोहे जैसी गंध को धो डालेगी। वह अचानक टूट गई। वे सब उस तेज रोशनी में खड़े थे, जैसे सूरज ने उन्हें धोखा दिया हो। माहौल भारी उम्मीद से बदलकर एक खोखली और झिलमिलाती निराशा में तब्दील हो गया। ओमकार, जो अब तक दीवार के सहारे एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा था, अचानक सीधा हुआ। उसने सूरज की ओर नहीं, बल्कि उसके पार देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह आगे बढ़ा और उसकी खुरदरी आवाज़ उस अचानक छाई चमक को चीरती हुई गूंजी। देखो, उसने क्षितिज के पश्चिमी छोर की ओर अपनी झुर्रियों वाली उंगली से इशारा करते हुए कहा। इरिका ने उसकी नज़र का पीछा किया और उसकी सांसें थम गईं। वह सुनहरी रोशनी महज एक छलावा थी। धूप की उस दरार के ठीक पीछे स्लेटी रंग की एक विशाल अभेद्य दीवार तेजी से आगे बढ़ रही थी। यह कोई धीमी रफ्तार नहीं थी, ये बादलों और बारिश की एक ऐसी प्रलंकारी लहर थी, एक स्लेटी पर्दा जो तेजी से उस सुनहरी रोशनी और दूर दिखते शहर को निगल रहा था। वह दीवार किसी शिकारी बुनकिरी नहीं, बल्कि किसी धमाके की तरह उतरी। आंगन के किनारे झुलसी हुई स्लेटी धूल पर वह एक तीखी फुफकार के साथ टकराई और भाप का एक नन्हा सा गुबार उठा। फिर एक और बूंद गिरी और फिर एक और मोटी और भारी, जो चुना पत्थर की टाइलों पर किसी लेबद्ध संगीत की तरह बजने लगी। कुछ ही क्षणों में हवा में बारिश की महक घुल गई। यह वह कृत्रिम प्रयोगशाला वाली गंध नहीं थी। इरिका बरामदे की ओट में नहीं भागी, इसके बजाय वह आगे बढ़ी। उसकी चप्पलें पत्थर पर खटखटाती रहीं जब तक कि वह खुले आंगन के बीचों बीच नहीं पहुंच गई। अचानक बारिश की एक धुंधली चादर उतर आई, जिसने पूरी दुनिया को स्लेटी और नीलमी रंगों के एक धुंधलके में बदल दिया। उसने महसूस किया कि पानी उसकी त्वचा से टकरा रहा है,
ठंडा और चौंकाने वाला, जो उसके सूती कुर्ते। उसके चारों ओर हवेली बदलने लगी। जोधपुर के पारंपरिक नीले रंग में रंगी दीवारें इस मूसलाधार बारिश पर एक गहरी प्रतिक्रिया दे रही थीं। जैसे जैसे छिद्रपूर्ण चूना प्लास्टर ने नमी सोखी, रंग पल पल बदलने लगा। धूप से फीका पड़ा हल्का आसमानी रंग गहरा होने लगा और एक समृद्ध शाही गहरे नीले रंग में बदल गया, जो स्लेटी आसमान के सामने धड़कता हुआ प्रतीत। ओमकार वहां था, कुछ फीट की दूरी पर खड़ा। वह छिपने के लिए कहीं नहीं गया था। वह अपना झुर्रियों भरा चेहरा बादलों की ओर किए आंखें मूंदे खड़ा था और उसकी त्वचा की गहरी लकीरों में बारिश का पानी भर रहा था। वह एक माली कम और किसी अनुष्ठान के बीच खड़ा एक भक्त अधिक लग रहा था। वह कुछ नहीं बोला। ओमकार शायद ही कभी बोलता था, जब प्रकृति उसकी ओर से बात कर। उसका ध्यान उन सुप्त कलियों की ओर गया, जिन्हें लेकर वह पिछले एक हफ्ते से जुनून की हद तक सवार थी। वे कलियां जिन्हें उसने पोषक तत्वों के सटीक अनुपात और नपेतुले पानी से जगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मूसलाधार बारिश के बाद पौधे एक अचानक और बेताब जल्दबाजी के साथ प्रतिक्रिया दे रहे थे। वह कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गई, अपने कपड़ों पर लगे दागों की परवाह। इरिका को अपनी हड्डियों के भीतर एक गहरे सुकून का एहसास हुआ, जैसे वह आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गई हो। पहली बार यह हवेली उसे किसी दस्तावेज की तरह या किसी सुलझाई जाने वाली पहेली की तरह नहीं लगी। त्वचा में समाती मिट्टी की नमी और छत पर बारिश की लेबद्ध थाप ने उसे जमीन से जोड़ दिया। वह अब केवल एक वनस्पतिशास्त्री नहीं थी, जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन। रसोई की दिशा से बारिश की सौंधी महक के बीच एक नई खुशबू घुलने लगी। यह धीमी आंच पर पक रहे केरसांगरी की भारी और चटपटी सुगंध थी। रेगिस्तान की सूखी फलियों और बेरीज का सरसों के तेल और मसालों में पकना, बारिश की वह तीखी और ताज़ा महक इस पारंपरिक व्यंजन की गर्म और सौंधी खुशबू से टकरा रही थी, जिसने एक ऐसा संवेदी लंगर बना दिया, जिसने उसे पूरी तरह वर्तमान क्षण से। जैसे जैसे बारिश मूसलाधार से बदलकर एक स्थिर लयबद्ध गुनगुनाहट में तब्दील हुई, इरिका उठी और अपने घुटनों से कीचड़ पोंछा वह बगीचे के फाटक की ओर चल दी, जहां छज्जों से पानी पारदर्शी पर्दों की तरह गिर रहा था। जैसे ही उसने कुंडी की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी नज़र फाटक के पुराने लकड़ी के खंभे में फंसी एक चीज पर पड़ी। वह चर्मपत्र का एक छोटा चौकोर टुकड़ा था। उसने उसे धीरे से बाहर निकाला। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। वह लिखावट बिल्कुल पहचानी हुई थी, उसकी दादी की वही सुंदर और घुमावदार लिखावट, जिस हाथ ने कभी उसे पहली बार पत्तियां बनाना सिखाया था। स्याही अब फीकी पड़कर हल्के भूरे रंग की हो गई थी, लेकिन शब्द अब भी साफ थे। नोट की शुरुआत कुछ यूं थी, तारांकन उसके लिए जो बारिश की आवाज़ सुनता है इन दीवारों का। इरिका ने अपने चारों ओर की उन गहरी शाही नीली दीवारों की ओर देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। वह ध्यानमग्न शांति तो अब भी थी, पर अब उसमें रहस्य का एक महीन धागा भी जुड़ गया था। उसने अपनी नज़रों से दीवार की रेखा का पीछा किया और पहली बार पूर्वी हिस्से के निचले हिस्से में प्लास्टर की एक मामूली सी गड़बड़ देखी। एक हल्की सी ज्यामितीय छाप, भारी पीतल के कटोरे एक लयबद्ध धातु की तीखी खनक के साथ मेज पर आए, जिसकी गूंज गहरे नीले रंग की दीवारों से टकराई। बारिश अब एक धीमी निरंतर गुनगुनाहट में बदल गई थी, जिससे आंगन की हवा में एक ऐसी नमी घुल गई थी जो त्वचा को शीतल और रोम रोम को खुला महसूस करा रही थी। लकड़ी की मेज के बीचों बीच केरसांगरी धीमी आंच पर पक रही थी, उसकी सतह चमकदार और गह दीप्ति शेखावत की हरकतें इतनी सटीक थीं कि वे किसी धार्मिक अनुष्ठान जैसी प्रतीत होती थीं। उन्होंने बड़ी धीमी और सधी हुई शालीनता से कटोरे रखे और उनकी आंखें इस बात की जांच कर रही थीं कि उनकी व्यवस्था पूरी तरह संतुलित हो। उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने एक सफ़ेद कपड़े से मेज के किनारों को छोटे लयबद्ध गोलों में पोंछने की अपनी रस्म निभाई। एक ऐसा तापमान सही है, दीप्ति ने कहा। उनकी आवाज़ धीमी और स्थिर थी, जिसमें एक अटल आदेश का वजन था। उन्होंने इरिका की ओर देखा। उनकी नज़र तटस्थ थी, लेकिन सब कुछ देख रही थी। लेकिन पिछली बार जब यह घर भरा हुआ था, तब से रेगिस्तान बदल गया है। इस साल बेर ज्यादा तीखे हैं। इरिका ने उस पल की गंभीरता को महसूस किया। उसके पास बैठी लोपा जोधपुरिया ने अपनी सूती शॉल की तहों से ताजी जड़ीबूटियों की एक छोटी सी पोटली निकाली। जंगली धनिया और कुछ तीखी नींबू जैसी खुशबू वाली टहनियाँ, जिन्हें इरिका ने रेगिस्तानी पुदीने की एक स्थानीय किस्म के रूप में पहचाना। लोपा ने उन्हें सीधे तौर पर पेश नहीं किया, उन्होंने बस उन्हें मेज पर रख दिया। पुरानी रीतें बुनियाद होती हैं, लोपा ने धीमी और लयबद्ध आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन एक घर को आज चलने वाली हवाओं के साथ सांस लेना चाहिए। इरिका हिचकिचाई,
उसकी उंगलियां लकड़ी की मेज की खुरदरी सतह को छू रही थीं। उसने दीप्ति को देखा, जिनका जबड़ा अब भी सख्त था। वे उस रेसिपी की शुद्धता की रक्षक थीं। एरिका ने धीरे और सधे हुए हाथों से उन जड़ी बूटियों की ओर हाथ बढ़ाया। उसने उन्हें बस यूं ही बर्तन में नहीं डाला। उसने पुदीने की एक पत्ती ली, उसे अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच धीरे से मसला ताकि उसके दीप्ति ने उस पत्ते को धीरे से टिकते हुए देखा, एक लंबी धड़कन तक। वहां केवल छज्जों से टपकते पानी की दूर से आती आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक धीमी और एकल सहमति में सिर हिलाते हुए दीप्ति पीछे हट गई। यह शब्दों में किया गया समर्पण नहीं था, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी। उस सजावट को अनुमति देकर दीप्ति यह मान रही थी कि यह रेसिपी ठीक परिवार की तरह एक जीवित इकाई है। मीरा राठौड़ ने एक लंबी सांस छोड़ी, जिसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एरिका के ट्रेन से उतरने के समय से रोक रखा था। उन्होंने न तो अपना दुपट्टा ठीक किया और न ही बैठने का तरीका बदला। वे बस अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गईं और एक सच्ची, सहज मुस्कान ने उनके चेहरे की लकीरों को नरम कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे घर जाग रहा है, मीरा धीरे से बुदबुदाई। एरिका ने पहला निवाला लिया। पूरी दुनिया सिमट कर एक इंद्रियानुभव के केंद्र में आ गई। सबसे पहले सूखे बेरीज का तीखा और नमकीन स्वाद आया, जिसके तुरंत बाद सांगरी की मिट्टी जैसी गहरी और सघन सुगंध महसूस हुई। फिर सरसों के तेल की गर्माहट, उनकी जुबान पर खिल उठी एक धीमी आंच जैसी तपिश, जो किसी शारीरिक आलिंगन की तरह महसूस हुई। अंत में कुचली हुई पुदीने की पत्तियों। मैं बहुत समय तक बारिश को मापने की कोशिश करती रही, एरिका ने कहा। उसकी आवाज़ सुरीली और सधी हुई थी, जिसकी लय अब आंगन की शांति के साथ मिल गई थी। उसने ओमकार की ओर देखा, जो नीली दीवार से टिके हुए थे, हाथ जेबों में डाले, एक पत्थर जैसी अडिग और शांत संतुष्टि के साथ इस दृश्य को देख रहे थे। मुझे लगा कि अगर मैं मिट्टी के पोषक तत्वों या फूलों के खिलने के समय का ओमकार ने एक धीमी और भारी हंसी, रेगिस्तान घड़ी नहीं रखता एरिका, वह बस यादें रखता है। जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ा, बातचीत का रुख बदल गया। अब चर्चा हवेली की व्यवस्था या वनस्पतियों के विज्ञान के बारे में नहीं थी। इसके बजाय वे दादी के बारे में बात करने लगे। उन्होंने उनकी हंसी के बारे में बात की, जिसे मीरा ने तूफान में बजती चांदी की घंटियों जैसा बताया, और उनकी जिद के बारे में, जिसे दीप्ति ने एक शांत वास्तुकला की तरह याद किया। उन्होंने कहानियां साझ। एरिका ध्यान से सुन रही थी, उसका सिर हल्का सा एक ओर झुका हुआ था, जैसे वह उन कहानियों को किसी दुर्लभ नमूने की तरह अपने भीतर समेट रही हो। उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान किसी डिग्री के संग्रह या प्रकाशनों की सूची में नहीं थी। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने किसी दूर शहर की प्रयोगशाला में कमाया हो। उसकी पहचान तो यहाँ थी, इन दीवारों के गहरे नीले रंग में रची बसी। मीरा ने हाथ बढ़ाकर एरिका की कलाई को छुआ, एक संक्षिप्त और गर्म स्पर्श। अब तुम यहाँ मेहमान नहीं रही, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। एरिका ने शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अपनी आंखें मूंद लीं। बारिश अब एक हल्की, पारभासी फुहार में बदल गई थी, एक ऐसी धुंध जिसने आंगन के किनारों को धुंधला कर दिया था। उसके बाद छाई खामोशी में एरिका ने पाया कि यह सन्नाटा अब विश्लेषण या बेचैनी से भरने के लिए कोई खाली जगह नहीं था। यह एक पूर्ण सन्नाटा था, जो अपने पूर्वजों की मौजूदगी और इस घर। जैसे जैसे रोशनी ढलकर बैंगनी शाम के रंगों में घुलने लगी, एरिका का मन फिर से पूर्वी हिस्से के उस ज्यामितीय निशान की ओर चला गया। शांति पूरी थी, लेकिन उसके नीचे वह मोम से लिपटा छोटा सा नोट जिज्ञासा के एक गूंजते हुए तार की तरह था। वह जानती थी कि वह रहस्य अब भी वहीं है, उस नील के रंग में छिपा हुआ, इंतजार कर रहा है, लेकिन पहली बार उसे सुलझाने की